नमस्कार दोस्तों, बजट 2022 इंडिया में अनाउंस हो चुका है। 2021 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर और पीएलआई स्कीम्स यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स पर मेजर फोकस किया था। अच्छा, हर बार इलेक्शन से पहले यह देखा जाता है कि लोगों के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है, लेकिन इस बार के बजट में यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया, जिससे साफ पता चलता है कि ये शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म का बजट अनाउंसमेंट हुआ है। सिर्फ 1.5 घंटे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये पूरा बजट अनाउंस कर दिया, जो अब तक का सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड है। कुछ लोगों को ये बजट काफी अट्रैक्टिव लगा, वहीं पर कुछ लोगों ने इस तरह से इसको क्रिटिसाइज भी करा। और जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उन लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग इतनी मुश्किल से अपना घर गृहस्थी चला रहे, उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तरफ से अगर देखेंगे और जो पिछले 5-7 सालों में जो विकास हुआ है, चाहे प्रदेश में या चाहे देश भर में, अगर वो विकास का दौर चढ़ा और छलांग लगाए तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि इस बजट में क्या विजन है, इसमें कौन से सेक्टर्स अफेक्टेड रहेंगे, इसमें टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बात करी गई है, आम आदमी को यह बजट कैसे अफेक्ट करता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो बजट 2022 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट का अनाउंसमेंट किया है। यह बजट को बनाने में कोई 1 या 2 दिन नहीं लगते दोस्तों, इसमें अराउंड कम से कम 1 साल लग जाता है। आप इसको यूं समझिए कि नेक्स्ट ईयर की बजट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो गई होगी। तो 2022 के बजट में जो विजन अनाउंस हुआ है वो है इंडिया अ डिजिटलाइज्ड कॉर्पोरेट। इंडिया 9.27% से ग्रो करेगा इस ईयर, ये कहा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। अगर मैं इस बजट की कुछ की हाइलाइट्स की बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, 5G रोल आउट, ई पासपोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी इन द विलेजेस बाय 2025, क्रिप्टो करेंसी एज अ डिजिटल एसेट्स और LIC का IPO जो कि बहुत शॉर्टली आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बजट में क्या चीज सस्ती हुई और क्या चीज महंगी रही। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लेदर गुड्स, फार्मिंग का सामान, मोबाइल फोन्स और चार्जर्स, ये सब चीजें सस्ती रहेंगी। और जो चीजें कॉस्टली हुई हैं वो इंक्लूड करती हैं ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्मार्ट डिजिटल मीटर्स और किड्स टॉयज। तो इससे ये साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट उन चीजों को महंगा कर रही है जहां पे गवर्नमेंट इंपोर्ट को रोकना चाहती है। तो यहां पर मेजरली एक टर्म पे बार बार फोकस किया गया है, वो है अमृतकाल। इस टर्म का यूज पीएम मोदी ने 75th इंडिपेंडेंस डे 2021 में पहली बार यूज किया गया था। उन्होंने एक अपकमिंग न्यू इंडिया के 25 साल के रोड मैप को डिस्क्लोज किया था अपनी उस स्पीच में। इसका थीम था दोस्तों, टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड टू ब्रिंग आउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर। इसमें यह प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ पे हर गांव में एक रोड होगी, हर फैमिली के पास एक बैंक अकाउंट होगा, हर एलिजिबल पर्सन के पास हेल्थ इंश्योरेंस और हर फैमिली के पास एक गैस कनेक्शन भी होगा आजादी के 100वें साल पर। तो क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा, और आपको अगर ऐसा होता हुआ दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो अमृतकाल का थीम है इंडिया एट 100, मींस 2047 में हम किस तरह का भारत देखना चाहते हैं। अमृतकाल के अंदर 4 मेजर फैक्टर्स पर ध्यान दिया गया है। पहला, पीएम गति शक्ति, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट और चौथा फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं गति शक्ति से। अगर हम रोड्स और हाईवेज की बात करें तो यहाँ पे 25,000 किलोमीटर का डिस्टेंस 2022 में पूरा किया जाएगा, और ये सारा डेवलपमेंट PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर रेडी किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की जानकारी शेयर की है। इसमें कन्वेंशनल रोड्स की भी सुविधा होगी। एक्चुअली कन्वेंशनल रोड्स वो रोड्स होती हैं जिसमें एक डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है उनके अजॉइनिंग प्रॉपर्टीज के साथ। अगर हम यहाँ पे रेलवेज की बात करें तो यहाँ पर अगले 3 साल के अंदर
400 न्यू सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया जाएगा। बता दूं दोस्तों कि वंदे भारत एक मेड इन इंडिया ट्रेन है, जिसके अंदर हम शॉर्ट टाइम के अंदर एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं और कुछ जगह तो अभी भी ये ऑपरेशनल भी है। तो यहां पर एक गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट लेकर आ रही है जिसका नाम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इस कंसेप्ट के अंदर उस जगह के रेलवे स्टेशंस पर एक ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी जो उस जगह पे बहुत ही फेमस हो। चलिए अब बात करते हैं हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने पर ज्यादा विचार किया जा रहा है। गंगा रिवर के 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर में एक नो केमिकल जोन को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा 9 लाख हेक्टेयर्स फार्मर्स लैंड को इरिगेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। और साथ ही साथ इस बजट में फार्मर्स की इनकम को डबल करने का भी अनाउंसमेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं समझता हूं। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस बजट में यह कहा गया है कि 60 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा अगले 5 साल में। पर यह नंबर अगले 5 साल के ड्यूरेशन को देखते हुए थोड़ा सा कम है। आत्मनिर्भर भारत से इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, जिसमें सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए डिसाइड करे। चलिए अब बात करते हैं हम स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले आउट करता है इन इंप्रूविंग द लेबर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, जो लीड करता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक डेटा के अकॉर्डिंग 62% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज की वर्किंग ग्रुप की है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 32% का इंक्रीज देखा जा रहा है अपकमिंग ईयर्स में लेबर फोर्स के अंदर। लेकिन डेटा के हिसाब से बेयरली 2% ही इंडिया की वर्क फोर्स जो है वो एक स्किल्ड लेबर्स के अंदर कैटेगराइज्ड है। तो देखिए डेटा के हिसाब से भी एक कितना बड़ा 30% का मार्जिन यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। अच्छा, कोविड के बाद ये देखा गया है कि काफी लोग घर से ही स्टडी करना पसंद कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने ई विद्या का कंसेप्ट लॉन्च किया है। हम टीवी पर पहले देखा करते थे कि छोटे बच्चों की कुछ क्लासेस चलती थी, तो अब इसी कंसेप्ट को स्केल अप करने का प्लान है और इसके लिए कुछ डिजिटल टीचर्स भी रेडी किए जा रहे हैं। हम पहले देखा करते थे कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से चलते आए थे, लेकिन अब आईटीआई जैसे कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेगी और 200 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स होंगे जो स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस दे रहे होंगे अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में। और ये सब आप अपने मोबाइल फोन्स, टीवी या फिर लैपटॉप स्क्रीन्स में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगली चीज हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टअप्स की। अगर हम इंडिया में स्टार्टअप्स की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में 2020 में 600 स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए थे, पर सेम 2021 में ये नंबर 2250 पहुंच चुका है, यानी ये नंबर 4 गुना हो चुका है। इंडिया में पिछले साल 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी बने थे। तो दोस्तों, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जो $1 बिलियन का टर्नओवर क्रॉस कर देते हैं, जिसमें अगर मैं कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन स्टार्टअप्स की बात करूं तो प्रिस्टाइन केयर, अपस्टॉक्स, ग्रो, फार्म इजी, इनोवेसर, ये सारे स्टार्टअप्स अभी इंडिया में टॉप पोजीशन पे लीड कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इंडिया में और कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा अभी तक 61,400 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। यहां पर एक्चुअली स्टार्टअप्स को कुछ उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उनके लिए नई सब्सिडरीज लेकर आएगा इस बजट के अंदर, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं देखा गया। सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में 280 गीगावाट्स का प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, जिसके अंदर 19,500 करोड़ की जानकारी शेयर की गई है गवर्नमेंट द्वारा टू बी कंप्लीटेड बाय 2030 अंडर PLI स्कीम। साथ ही साथ PLI स्कीम के अंदर 14 एडिशनल सेक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो PLI स्कीम के लिए हम एक डिटेल वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर को भी ग्रोथ होता हुआ देखा गया कोविड के दौरान। लोगों को काफी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट इसके अंदर GST जो 18% है उसको कुछ कम करेगा या हटा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया के फ्यूचर की बात करूं तो ऑनलाइन गेमिंग में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाली है।
इसको ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप लोग मेरा मेटावर्स का ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि अब 68% डिफेंस इक्विपमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो कि पहले 58% हुआ करता था। साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने 300 से भी ज्यादा इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट होने से पहले ही बैन कर दिए। इस बजट में जो डिफेंस सेक्टर के लिए अमाउंट रखा गया है वो है 1.52 लाख करोड़, और इसका 25% जो हिस्सा होगा वो डिफेंस के रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। एडिशनली प्राइवेट कंपनीज और जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इस सेक्टर में अब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एंड डेफिनेटली दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग स्टेप फॉर इंडिया, बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है फॉर मेक इन इंडिया कंसेप्ट। व्हीकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की, जिसमें सबसे ज्यादा इस बार गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लास्ट ईयर 57,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 व्हीलर्स खरीदे गए थे और 500 4 व्हीलर्स खरीदे गए थे। अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस लगाने हैं तो इसके लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, और चार्जिंग में तो टाइम लगता ही है। और ये एक रीजन हो सकता है टाइम ज्यादा लगने से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच नहीं होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा पहले से गवर्नमेंट का एक प्रपोज्ड प्लान था कि आप किसी चार्जिंग स्टेशन पर गए, वहां पर पहले से कोई सेम ब्रांड की कंपनी का बैटरी ऑलरेडी चार्ज रखा हुआ है आपके लिए, और आपने उसको रिप्लेस कर दिया उस पेट्रोल पंप पर या उस चार्जिंग स्टेशन पर कुछ अमाउंट देके, सेम अमाउंट जितना आप पेट्रोल के लिए पे करते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको पेट्रोल भराने से भी कम टाइम लगेगा और इससे काफी टाइम सेव होगा लोगों का, और ये सारा कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। अपकमिंग हाईवेज जो अब इंडिया में डेवलप होने वाले हैं, वहां पे कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन को तो डेफिनेटली देना ही होगा। टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम देखें तो टोटल जो टारगेट रेवेन्यू है वो है 52,406 करोड़ रुपए, और ये इंडिया को डिजिटल करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर 5G स्पेक्ट्रम की भी ऑक्शन होने वाली है बहुत ही जल्द, प्रोबेबली 2022 में ही। तो अगर जिसने भी अभी तक कोई भी नया फोन खरीदना है वो डेफिनेटली 5G फोन ही खरीदे। अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टाउन प्लानिंग स्कीम्स और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे, जो एक बहुत ही बड़ा अर्बन एक्सप्रेसवे है जो डेवलप किया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर। इसको डेवलप करने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही इन्वॉल्व है। हाउसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 48,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ये बजट पीएम आवास योजना के अंडर 2022 और 23 के साल में 80 लाख घरों को कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट प्लान है, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग 14 लाख से भी ज्यादा घर अभी तक रेडी हो चुके हैं फिस्कल ईयर 2021 के अंदर। चलिए अब बात करते हैं अमृत काल के चौथे फैक्टर की, जिसका नाम है फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट थिंग है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है दोस्तों, जो पैसे स्पेंड किए जाते हैं किसी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर करने के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स या कोई भी प्रॉपर्टी। तो 2021 के बजट से अगर हम इसको कंपेयर करें तो उस टाइम इसका जो था अमाउंट वो था 5.5 लाख करोड़, लेकिन 2022 में अब जो ये रिवाइज हुआ है उसका अमाउंट कर दिया गया 7.5 लाख करोड़। और ये काफी मैं इंपॉर्टेंट भी मानता हूं, और यही गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी भी रही है टोटली इस बजट के अंदर। आईटी कंपनीज में काफी अच्छे प्रॉफिटेबल रिटर्न्स देखने को मिले हैं इवन इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, और ये माना जा रहा है कि इंडिया से काफी ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट भी होगा, स्पेशली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टाइप सॉफ्टवेयर कंपनीज में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आम लोगों के लिए इस बजट में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं दोस्तों। आपको या तो ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम को ही फॉलो करना है। एक बेनिफिट जो हमको देखने को मिला है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय अब उसको 2 साल कर दिया गया है। तो आपको अगर कोई पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स लगती हैं अपनी,
तो आप उसको सुधार फिर से कर सकते हैं और उसको दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज या फिर यूं कहे कि जिसमें गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा झटका दिया है वो है टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज पर 30% का टैक्स लगा दिया गया है। तो फ्यूचर में आप कोई क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं तो उसमें आपको 30% टैक्स देना ही होगा, लेकिन लॉस में नहीं। ऑब्वियसली लॉस में आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसीज पर बैन नहीं लगा है, लेकिन अभी तक इसको लीगलाइज भी नहीं किया है। इवन अगर आप अपनी क्रिप्टो किसी को गिफ्ट भी कर देंगे तो उसमें भी आपको टैक्स देना होगा। डिजिटल एसेट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा प्लान किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हमारी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है और उस डिजिटल करेंसी का नाम होगा रुपी, जो पूरा काम करेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हम आगे एक नया वीडियो बनाएंगे अपकमिंग टाइम में। काफी बड़े बड़े लोगों ने, सीईओज ने इस डिजिटल करेंसी को बहुत अच्छे से वेलकम भी किया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए टैक्स पर्पस के हिसाब से उतना बेनिफिशियल नहीं है इस बजट में, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो लोगों को काफी अट्रैक्ट भी करेंगी। बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट है 2022 का। तो दोस्तों 2022 के बजट में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। मिलते हैं एक ऐसी कवर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सी यू ऑल एंड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे अहेड।